सो टॉपिक को देख लिया आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 4, कैपेसिटेंस एंड वाइंडिंग ग्राफ जनरेटर। अब इसमें जो जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं वो ये हैं। ओके, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, behavior of the conductor in the electric field. Yes, first point, net electric field intensity in the interior of a conductor is equals to 0. As we know, the total charge reside only on the outer surface, so the net electric field intensity in the interior of a conductor is 0. Okay, see here, ये सबसे पहले एक आपके पास कंडक्टर है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया। यस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से एमिट होगा, माइनस की ओर जाएगा। ओके, एंड इंडक्शन के कारण प्लस के सामने वाले फ्रंट पे माइनस चार्ज और दूसरे वाले फ्रंट पे अपोजिट चार्ज, सो नेट चार्ज इक्वल्स टू 0। इसलिए आपको पता है जहां पे नेट चार्ज इक्वल्स टू 0 होता है वहां पर इंड्यूस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होता है। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बाहर से जाएगा और ये 90 डिग्री एग्जैक्टली होगा किसके, सरफेस के। पहले हमने बताया था आपको कि ये जो होता है ये सरफेस के 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ जाता है। ये क्लियर हो गई बात। ये देखिए, सो E0। अब यहाँ पर दो फील्ड जनरेट होते हैं, उन फील्ड के नाम देखिए क्या क्या हैं। एक फील्ड जो बाहर की ओर जा रहा है उसका नाम है E0। E0 आउटर वाला फील्ड जो है वो है E0। ओके, और अंदर का जो फील्ड है, बाहर वाला जो फील्ड है वो है E0, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर जा रहा है। वो फील्ड की वजह क्या है? उस फील्ड की वजह है जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया प्लस से लेके माइनस का वो, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है प्लस से माइनस के कारण अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या है? EP, E पोलराइजेशन। E पोलराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजिंग इफेक्ट हुआ है, पोलराइजेशन इफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट हो रहा है अंदर की तरफ, पोलराइजिंग फील्ड EP। समझ रहे हैं आप? तो इसके कारण वहाँ पर एक दूसरे को दोनों फील्ड ने कैंसिल कर दिया है और नेट फील्ड कितना आ गया है? 0। आ गया बच्चे? पोलराइजेशन इफेक्ट क्या कहलाता है? पोलराइजेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि माइनस और प्लस पोलरिटी का डेवलप होना कहलाता है पोलराइजेशन। माइनस और प्लस पोलरिटी के डेवलप होने को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। जैसे यहाँ पे एक तरफ प्लस डेवलप हो गया है, एक तरफ माइनस डेवलप हो गया है, इसके कारण इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। देखिए, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, द चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, leaving the positive core behind at an equilibrium. The electric field due to the polarization becomes equal the applied field, so the net electrostatic field inside the conductor is 0. क्या बताया मैंने? When a conductor is placed in a electric field, अगर आप एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, the charge free electrons drift toward the positive plate. जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लेट के, वो ड्रिफ्ट करते हैं, भागा करते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, सभी लोग जानते हैं कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव नेचर के होते हैं, वो सारे के सारे किस तरफ जाएंगे? इस तरफ। जब ये इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो कौन सा क्रिएट होगा? चार्ज नेगेटिव। और जो वो छोड़ करके आएंगे वहां पे कौन सा क्रिएट होगा? पॉजिटिव। समझ में आया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी सरफेस को छोड़ करके इसके अंदर कूद गए। मैं क्या कह रहा हूं? केवल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोला करते हैं? पोलराइजेशन। आपने पढ़ा है HCl में, जैसे ये न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है,
पोलराइजेशन में क्या होता है, न्यूक्लियस एक तरफ खिंच जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरी तरफ, तो ये कहलाता है पोलराइजेशन। न्यूक्लियस खींच करके इस तरफ आ जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच करके इस तरफ आ जाता है, ये कहलाता है पोलराइजेशन इफेक्ट। आगे समझो। तो ये when a conductor is placed in an electrostatic field, the charges free electron drift towards the positive plate, leaving the positive core behind. Positive core मतलब core, central part, nucleus. न्यूक्लियस को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाते हैं। ओके, एट एन इक्विलिब्रियम कर एक फिक्स स्टेट पर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड फील्ड। ये प्रोसेस कब तक चलेगी? ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक ये लगाए गए फील्ड के अगेंस्ट में एक इक्वल इफेक्ट का फील्ड क्रिएट ना हो जाए। आया ना? जैसे ही इस लगाए गए फील्ड के इफेक्ट में एक इक्वल अमाउंट का फील्ड क्रिएट हो जाता है, वैसे ही यहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट और एक फील्ड जाएगा राइट टू लेफ्ट, तो टोटल फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। आगे बच्चों समझो। यस, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड फील्ड, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इस डायग्राम को बनाइए और लिखिए। Okay, next. Electric field just outside the charge conductor is perpendicular to the surface of the conductor. सब लोग जानते हैं electric field just outside the charge conductor is perpendicular to the surface of the conductor. मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं वो हमेशा कंडक्टर की क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, ये देखिए, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो परपेंडिकुलर क्यों निकलती हैं। देखो, जैसे ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है, ये क्यों चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वो ऐसे जाता तो वहां जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, इस पर ये चार्ज बैठा हुआ है, इसका नॉर्मल देखिए, ये जा रहा है, ये नॉर्मल जा रहा है। तो अब यदि आप एक एंगल थीटा सपोज करो यहां पे, तो ये थीटा की तरफ बनेगा ई कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट ये बन गया ई कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? ई साइन थीटा। चलो देखते हैं इनका एक्सप्लेनेशन क्या है। पहले तो स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगा। हाँ, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सुनो, लिखना बंद करो। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर वर्क ना करके कहीं अदर वर्क करता, 90 डिग्री कहां है? 90 डिग्री ये देखिए, जो कर्सर मूव कर रहा वो है, ये है 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री पर वर्क ना करके अगर यहां पे एक्ट करता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जाहिर तौर पर इसके कितने कंपोनेंट होते? दो कंपोनेंट, एक बनता ई कॉस थीटा वाला और दूसरा वाला बनता ई साइन थीटा।
then there will be a component E cos theta acting along the tangent at that point. तो एक कंपोनेंट हमारे पास बनता E cos theta, वो कैसे एक्ट करता, वो टेंजेंशियली एक्ट करता, टेंजेंट एक्ट करता at a point to the surface which will tend to accelerate charge on the surface leading the surface current. अगर ऐसा होता तो इस E cos theta की वजह से, इस E cos theta की वजह से इस चार्ज पर क्या लगता, फोर्स. क्यों लगता फोर्स, क्योंकि फॉर्मूला होता है भाई F इक्वल टू QE. E cos theta मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा हिस्सा, तो इस पे चार्ज लगता, जब फोर्स लगता तो ये फोर्स के वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज है, ये राउंड 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 घूमने लगता. बोलो हाँ या ना बच्चों, घूमता ना. अगर इस पे फील्ड लगता इस तरफ तो ये क्या है, ये बाहर घूमने लगता. अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी जो हम जानते हैं वो क्या है, अभी हम जानते हैं कि केवल फील्ड लगता है बाहर की ओर. यस और नो. तो बाहर की ओर फील्ड लगेगा तो फोर्स कहां लगेगा, बाहर की ओर, जिससे कि वो उसको खींचे रखेगा. अब भाई सरफेस छोड़ करके तो जा नहीं सकता है, क्योंकि सरफेस तो उसका घर है, तो हाँ उसके सरफेस पे रहेगा. और ये हमको पता भी है कि टोटल चार्ज कहां पे एग्जिस्ट करता है, सरफेस पे. आया ना. तो लिखा है अगर ऐसा होता तो एट द पॉइंट द सरफेस विच टेंड टू द एक्सेलरेट द चार्ज, जिसकी वजह से चार्ज यहाँ पे घूमने लगता, साथ में एक्सेलरेट होने लगता. एक्सेलरेट क्यों होने लगता, क्योंकि उस पे फोर्स लगता. बट देयर इज नो सरफेस करंट. और ऐसा होता तो वहां पे क्या होता, सरफेस करंट जनरेट होती. क्या मैंने सरफेस करंट नाम की कोई चीज पढ़ाई आपको, नहीं पढ़ाई. अगर ऐसा होता तो सरफेस करंट जनरेट हो जाती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी भी चीज को रख देंगे तो उसमें अपने आप करंट दौड़ने लगती. ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता. देयर इज नो सरफेस करंट. इससे पता चलता है कि थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री, और cos 90 इक्वल टू 0. आया बच्चों समझ में. तो रीजन ये है, आपसे कोई रीजन पूछे कि बताओ भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा परपेंडिकुलर क्यों जाता है, बताना भैया. अगर परपेंडिकुलर नहीं लगता, कहीं भी लगता, तो थोड़ा सा कंपोनेंट उसका cos थीटा होता. cos थीटा मतलब होता डायरेक्शनल कंपोनेंट, उसी के डायरेक्शन में अलोंग कंपोनेंट. तो अलोंग कंपोनेंट के कारण ये घूमने लगता तो करंट जनरेट हो जाती. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने कोई बॉक्स रख दिया लोहे का और उसमें अपने आप करंट जनरेट हो गई, ऐसा नहीं होता है ना. चलिए तो ये हो गई एक बात, नॉट पॉसिबल. ये देखिए ठप्पा लगा दिया हमने, ये पॉसिबल नहीं है. ओके चलिए नेक्स्ट. नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0. क्या बताया भाई, अभी तो बताया. क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. पॉजिटिव पार्ट एक तरफ खसक जाता है, नेगेटिव पार्ट एक तरफ खसक जाता है, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0. देखिए ये जब आपको डायग्राम कम लाइट का, इसको मेरे को दूसरे कलर में बनाना चाहिए, फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा. ये देखिए वॉयलेट कलर के पॉजिटिव चार्ज हैं और रेड कलर के नेगेटिव चार्ज हैं, दिख रहे हैं आपको. तो इसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव. हुआ क्या है, चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है भाई, और डिस्प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है. आ गया समझ में ना. तो डिस्प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नेट चार्ज कितना होगा, 0. आ गया समझ में ना. चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. आ गया समझ में. चार्ज हमेशा सरफेस कंडक्टर के सरफेस पे लाई करते हैं. ठीक, ये तो सबको पता है. ये देखिए ये चार्ज का गुच्छा छोड़ा, फिर से देखेंगे, ये छोड़ा और ये इसने लपक लिया. क्या बात है, चार्ज ऊपर से आना पसंद कर रहा है. तो ये इसने पूरा का पूरा चार्ज लपक लिया और पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला गया, कंडक्टर के सरफेस पे. ओके, सपोज ए कंडक्टर इज गिवन सम एक्सेस चार्ज Q, कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द कंडक्टर. हाँ चलिए आइए. अगर ये क्या है भाई, ये मैंने पढ़ा दिया है. अगर आप कंडक्टर को चार्ज देते हैं और कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0. क्योंकि ये देखो ये गॉसियन सरफेस आपने इनर बॉडी पे मान लिया है. इस गॉसियन सरफेस से बाउंडेड चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं है. गॉसियन सरफेस से बाउंडेड चार्ज कितना है, 0. इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0. ये लिखा हुआ है, सिंस E is equals to 0,
in the interior of the conductor, therefore q equals to 0 inside the conductor. आगे समझ में? Next, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंटायर कंडक्टर। हाँ मैंने उस दिन बताया था, याद करिए, E इज इक्वल्स टू होता है dV बाई dr, याद आया? E इज इक्वल टू dV बाई dr होता है। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि बताइए E तो 0 होता है, फिर V को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। आपको मैंने बताया था E इज इक्वल्स टू होता है dV बाई dr। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 0 कर दिया तो V को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, समझ में आ रहा है? तो कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0 होने की वजह से यहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ओके, E इक्वल्स टू dV बाई dr, ये रिलेशन मैं पढ़ा चुका हूं, जिसकी वजह से V इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट, हाँ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। बताइए ये पॉइंट मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? है ना, मैंने बताया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट पॉइंट पे। जहां पर कोने शार्प होते हैं वहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आमतौर पे बढ़ जाता है ना, और जहां पे कोने थोड़े से डल होते हैं वहां पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन घट जाता है। देखिए ये यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मामला देखिए, कोने पर देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई है और इस पर यहाँ पर सरफेस पर लो है। तो सिग्मा इक्वल टू पढ़ा है आपने Q अपॉन S, चार्ज पर यूनिट सरफेस। तो यहाँ पे सिग्मा मिनिमम है, किस तरफ? ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है सिग्मा मिनिमम है, और राइट साइड में सिग्मा मैक्सिमम है। ओके, तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन X। एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, 3 डायमेंशनल, rather than just equipotential surface. Yes, every conductor is an equipotential volume, 3 dimensional। हाँ, हम लोग भले ही पढ़ते हैं equipotential surface, मगर डिटेल्ड स्टडी की जाए तो क्या ये इक्विपोटेंशियल दिखा आपको? नहीं, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर